हेलो मेरे शेरों और शेरनियों। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th की गणित का चैप्टर नंबर 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.1 जो कि आधे मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रश्नावली से भी ज़्यादा ज़रूरी है बेसिक्स, क्योंकि बेसिक्स से क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, हर एक बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, और आप ये पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा है चैप्टर बहुपद, जानते होंगे। नहीं जानते, आपका भाई आपके साथ है, आपको सिखाने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। तो बहुपद वैसे ना दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो बनता है चर से और एक अचर से। चर क्या होता है? कोई भी राशि है, जैसे एक्स वाई जेड इस तरीके की, और जो भी संख्याएं हैं वो अचर कहलाती हैं। जैसे कि हमारे पास 2 हो गया, -3, 1/2, √3, 100, ये जितनी भी संख्या हैं, ठीक है बाबू, जितनी भी संख्या हैं, सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सभी संख्याओं को हम अचर कहते हैं। बाकी जो हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड टी यू वी, ये सभी क्या है हमारे? ये सभी के सभी चर हैं। ठीक है, तो चर और अचर के कॉम्बिनेशन से उसके बाद कुछ शर्त भी होती है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। डरो नहीं, वीडियो पे बने रहो। ठीक है, तो देखिए, आपने पढ़ा होगा बीजीय व्यंजक के बारे में। जो बहुपद होता है ना, वो बीजीय व्यंजक पर निर्धारित होती है, निर्भर करती है। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? जो हमारे पास चर है, जो हमारे पास अचर है, उनके योगफल से, उनके घटाने से, उनके गुणा से, उनके भाग से जो चीज बनती है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। उस निश्चित चर तथा अचर राशियों के योगफल, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो वही मैंने बोला, कोई हमारे पास चर है, कोई हमारे पास अचर है, उनको हमने गुणा किया, उनके बाद जोड़ दिया, घटा दिया, भाग दे दिया, तो इन सब जो चीज़ हमें मिलती है उन्हें हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, ये 2 है और x की घात यहाँ 2 है, तो इनको मैंने गुणा कर दिया और उसमें फिर मैंने 4x जोड़ दिया, तो एक तौर पर ये हो जाएगा हमारा बीजीय व्यंजक। ये भी एक बीजीय व्यंजक है। इसमें हमारा जो चर है वो 2 है, x और y है, ये 3x, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है ये भी आप समझ गए। अब हम आते हैं हमारे बहुपद। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन 1 नंबर में आपके ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव में 1 नंबर का एक प्रश्न पक्का आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। ऐसे बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे जो 3 प्रॉपर्टी को संतुष्ट करती है। 3 प्रॉपर्टी, 1 2 3। देखो, बीजीय व्यंजक अगर मैं एक जनरल बीजीय व्यंजक यहाँ पर लिख दूं, px लिखता हूँ, px करके मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ए एन एक्स की पावर n-1, सॉरी n आ जाएगा, ठीक है, x की पावर n, ठीक है, प्लस फिर आ जाएगा a(n-1), x की पावर n-1, a(n-2), x की पावर n-2, और ये चला जा रहा और आखिर में आ जाएगा a0 कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो बीजीय व्यंजक है इसको हम बहुपद कब कहेंगे? कोई भी बीजीय व्यंजक है, कोई भी बीजीय व्यंजक है, उसे बहुपद कब कहेंगे? जब इन 3 शर्तों को वो मानेगा। 3 शर्त बहुत जरूरी है कि चर राशि का जो घातांक हो वो एक धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है कि इसमें जितनी भी संख्याएं हैं, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। निश्चित का मतलब क्या है? ये नहीं कि 5 6 10 इतना ही निश्चित ना। अगर आप पदों को गिन करके लिख पा रहे हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 500, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो लाख हो, चाहे वो करोड़ हो, अगर आप गिन कर लिख पा रहे हो तो वो क्या है बाबू? वो है निश्चित। आई बात समझ में? तो पदों की संख्या निश्चित, अगर आप गिन कर लिख पा रहे हैं तो निश्चित है। उसके बाद जो भी चर है, देखो यहाँ पर चर हमारा क्या है? एक्स है, तो एक्स का यहाँ गुणज क्या है बाबू? यहाँ एक्स का जो गुणज है वो an है, इधर इस क्या an-1 है, यहाँ an-2 है। जो भी चर होगा, जैसे इधर उदाहरण हमारे पास था, इस चर का गुणज क्या था? 2 था, यहाँ पर 4 था, यहाँ √3 था, यहाँ 7 था, ये गुणज है। तो क्या कह रहा है? जो भी चर का गुणज हो वो क्या होना चाहिए? वो एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, वो एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों आ जाते हैं। उसके बाद चर की जो घात होगी, चर राशि का जो घातांक होगा वो एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो इसके जगह पे आप पूर्ण संख्या लिख दीजिए, बढ़िया हो जाएगा कि
एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चला जाता है। ठीक है, सारी प्राकृतिक संख्या होगी उसमें बस 0 भी आ जाता है। तो चर की जो घात होनी चाहिए वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, माइनस में ना हो, घात में, एक बट्टे में ना हो, अंडर रूट में ना हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो? पूर्ण संख्या होनी चाहिए चर की घात में। तो अगर कोई भी आपका जो बीजीय व्यंजक है इन तीनों राशियों को, इन तीनों पैमाने पर खरा उतरता है तो आप उसे क्या कहेंगे भाई लोग? तो आप उसे कहोगे कि भैया बहुपद है। अगर नहीं है, किसी भी एक को मना कर देता है तो वो बहुपद नहीं होगा। आई बात समझ में? एक उदाहरण लेते हैं और करते हैं। ठीक है, कई उदाहरण लूंगा ताकि आप समझ पाए, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न तो पक्का आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x² प्लस के 5x माइनस का 3 बराबर 0 मत करना। बराबर 0 करोगे तो वो समीकरण हो जाएगा। समीकरण नहीं, हम पढ़ रहे हैं बहुपद, ये ध्यान रखना। बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? बहुपद को अंग्रेजी में कहते हैं पोलिनोमियल। क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। तो ये मैंने एक बहुपद लिखा है और लिखता हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ 3x² प्लस का 2x की पावर 1/2 अंडर रूट 3। फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं x माइनस का 3 और यहाँ लिख देता हूँ 2 के बट्टे में x माइनस का 3। चार मैंने आपके सामने समक्ष लिए हैं, एक करके चेक करते हैं। देखो पदों, पहला क्या है? पदों की संख्या निश्चित हो, 1, 2, 3 गिन करके आप लिख पा रहे हो, पदों की संख्या निश्चित है, तो पहली प्रॉपर्टी है हाँ हो गई। फिर गुणज देखो, 2 है, 5 है और ये माइनस का 3 है। 2, 5 माइनस 3 ये क्या होते हैं? ये वास्तविक संख्या होती है। चर का गुणा वास्तविक संख्या है। उसके बाद चर जो है, चर हमारे पास क्या है? यहाँ x है। x की घातांक देखो, कुछ नहीं है तो घात में 1 होता है। 1 और 2, जो 1 और 2 हमारे वो किसके अंतर्गत आ रहे हैं? पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रहे हैं। तो तीनों प्रॉपर्टी को इसने क्या किया? संतुष्ट कर दिया। तीनों पैमानों पे खरा उतर गया, अर्थात बहुपद है। ये वाला बहुपद है। अब इसमें आ जाओ, 1, 2, 3 पद, पद सीमित है, पद सीमित है। उसके बाद गुणज पे आ जाओ, 3, 2 अंडर रूट 3, 3, 2 अंडर रूट 3 ये क्या है बाबू? एक वास्तविक संख्या है। दूसरा भी हाँ हो गया। अब देखो 2 क्या है? 2 एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन ये जो 1/2 है, क्या 1/2 पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है। 1/2 इसके अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो इसने इस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया? मना कर दिया। इस चर की घात क्या आ गई? कुछ और आ गई, पूर्ण संख्या को छोड़कर भिन्न के रूप में आ गई। तो यहाँ पे तो बोला सिर्फ पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यहाँ तो भिन्न आ जा रहा है, तो ये बहुपद नहीं हो सकता, ये बहुपद नहीं होगा। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं अगले वाले में। यहाँ देखिए बाबू, यहाँ पर कितने पद हैं? 2 पद है, पद सीमित है। x का गुणज कुछ नहीं है तो 1 होता है। गुणज हमारा 1 है, माइनस का 3 है, वास्तविक संख्या है। इसको भी बोला हाँ बोला, इसको भी हाँ बोला। और चर की घात कुछ नहीं है तो 1 है, एक पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है, तो ये वाला हमारा बहुपद हो जाएगा। ये वाला था, ये वाला नहीं था, ये वाला है। देखो अभी आपने दिखाया कि भैया x माइनस 3 एक बहुपद है। मैंने x माइनस 3 किसी संख्या के बट्टे में रखा है। कोई बहुपद जो पहले से है और किसी संख्या के बट्टे में अगर आ जाता है तो वो कभी भी बहुपद नहीं होता है। ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही x माइनस 3 ऊपर जाएगा, इसकी घात कुछ नहीं तो 1 है, तो घात जैसे ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा घात में माइनस में, और घात में माइनस में यहाँ पर नहीं होता है नहीं है, तो बाबू ये बहुपद नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा। ऐसा है कि नहीं आएगा? 100% आएगा। मोहर लगा लो मेरे से, पक्का आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि भैया बहुपद क्या होती है। मैंने आपको उदाहरण देके भी आराम से मक्खन की तरह समझा दिया है। अब आते हैं बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार अगर पदों के आधार पर बात की जाए, पदों के आधार पर, तो एक पद ये होता है जिसमें सिर्फ एक ही पद है। ये देखो x² एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है। ठीक है, एक ही पद है इनमें। ओके, द्विपदी जिसमें 2 पद है, 2 पद है, देख पा रहे हो? नाम से स्पष्ट। त्रिपदी इसमें 3 पद है, 1, 2, 3 पद है। तो ये नाम के आधार पर है, मतलब पदों के आधार पर है।
एक पदीय, द्विपदीय, तीन पदीय। एक पदी में एक ही पद होंगे, द्विपदी में दो ही पद होंगे, त्रिपदी में तीन पद होते हैं। ठीक है, ये हो गया पदों के आधार पर। अभी मेन चीज की बात हम करेंगे। अगला आता है शून्य बहुपद। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है घात। तो शून्य बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या, इनसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुपद की घात। कि बहुपद की घात किसे कहते हैं, घात क्या होती है। घात क्या होती है, आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं, आसान शब्दों में क्या होती है, चर की, जैसे हमारा एक्स चर है ना, तो यहां लिख दो चर की अधिकतम घातांक। चर के अधिकतम घातांक। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ उदाहरण देता हूँ, एक आराम से आप समझ जाओगे। उदाहरण देता हूँ, उदाहरण क्या दे दिया मैंने, यहाँ लिख दिया मैंने x की पावर 2, 3x स्क्वायर, सॉरी 3x की x स्क्वायर लिख चुका हूँ, तो कुछ और लिखता हूँ, x की पावर 3 प्लस के 5x प्लस के 3x की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ इसकी घात क्या होगी बाबू, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, इसकी घात क्या होगी, x की अधिकतम घात देखना है, 4 होगी। तो इसकी घात कितनी है, x की अधिकतम घातांक हमने देख ली कितनी है, 4 है। ठीक है, कितनी है घात, 4 है। तो बहुपद की घात क्या कहलाती है, चर x के बहुपद में x की उच्चतम घात पावर, बहुपद की घात डिग्री कहलाती है। घात को अंग्रेजी में डिग्री कहते हैं। तो ये मैंने आसान शब्दों में लिख दिया था। जैसे इधर देखें, ये मैंने एक उदाहरण लिया, 4x प्लस 2, x की पावर कुछ नहीं तो 1 होता है, तो यहाँ घात कितना है, 1 है। यहाँ चर मैंने y के रूप में लिया, चर x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, इनसे फर्क मत पड़ना ही पड़ता। ठीक है, तो y की अधिकतम घात क्या है, यहाँ पर 2 है, तो इस चर की घात क्या है, 2 है। यहाँ देखो ये चर x में, x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इस चर की घात कितनी है बाबू, 3 है। ठीक है, तो घातों के आधार पर हम बहुपद की प्रकृति बताते हैं। ठीक है, घातों के आधार पर हम बहुपद की प्रकृति बताते हैं। देखो, अगर घात 1 होती है, ठीक है, किसी भी बहुपद की घात अगर 1 है अधिकतम, तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। आई बात समझ में, अगर बहुपद की घात अधिकतम 1 है तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये उदाहरण है। इसका अगर मैं व्यापक रूप लिखूं कि भैया व्यापक रूप बताओ क्या होता है, तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax प्लस b, जहां इस x का गुणज a का मान कभी 0 नहीं होता। ठीक है, देखिए जैसे ये 2x माइनस 3 है, x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो ये रैखिक है। यहाँ देखो x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। जरूरी नहीं है कि प्लस में ही हो, माइनस में भी हो सकता है। तो संख्या है ना, ये b क्या बाबू, अचर है, तो अचर प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। आप सोचोगे भैया यहाँ तो आपने प्लस लिखा है, यहाँ माइनस क्यों लिख रहे हो, तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। प्लस का बी एक अचर राशि है, अचर राशि प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ देखिए x की अधिकतम घात कितनी है, 1, रैखिक है, y की अधिकतम घात कितनी है, 1, तो ये रैखिक है। उसके बाद हम आ जाते हैं द्विघात। द्विघात क्या होता है बाबू, जब बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे यहाँ देखिए x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या है बाबू, द्विघात बहुपद है। तो इसका व्यापक रूप क्या होगा, व्यापक रूप, इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 मत लगा देना। ठीक है, जहां इस a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, एक्स स्क्वायर के गुणज का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। आप कहोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, बार बार ये 0 क्यों नहीं हो सकता, 0 होगा तो क्या हो जाएगा, अगर सपोज करो ये 0 हो जाए, a का मान 0 हो जाए, 0 गुणा कुछ भी क्या होता है, 0, तो ये तो पद ही गायब हो जाएगा ना, तब तो ये रैखिक हो जाएगा। ठीक है, तो जिसके लिए भी बोल रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर है तो द्विघात है, तो उसके सामने वाला गुणज कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर त्रिघात। त्रिघात क्या होता है, घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे इसकी देखो x की घात 3 है, यहाँ पर 3 है अधिकतम, यहाँ पर 3 है। ठीक है, इसका अगर व्यापक रूप लिखें,
व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां इस ए का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब मुझे आपको बताना है शून्य क्या होता है। एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा है शून्य बहुपद, और एक चीज मुझे लिखनी है यहाँ पर अचर बहुपद। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे लिख लेना अचर बहुपद। देखो, अगर बात हो शून्य बहुपद की तो इसका घात क्या होता है? शून्य बहुपद का घात होता है शून्य। शून्य बहुपद का घात क्या होता है बाबू? शून्य होता है। शून्य बहुपद किसे कहा जाता है? शून्य बहुपद शून्य को कहा जाता है। शून्य बहुपद शून्य को कहा जाता है। और अचर बहुपद किसी भी संख्या को कहा जाता है, शून्य को छोड़कर जितनी भी संख्या है उन सभी को हम अचर बहुपद कहते हैं। और इनकी जो घात होती है, अचर बहुपद की घात भी क्या होती है बाबू? शून्य होती है। तो इसी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, कोई भी संख्या है घात जीरो होगी, कोई भी संख्या है घात जीरो होगी, शून्य होगी, ये ध्यान रखिए। शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं और बाकी जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम क्या कहते हैं? अचर बहुपद। सभी संख्याओं को हम अचर बहुपद कहते हैं और इनकी घात शून्य होती है। शून्य को शून्य बहुपद कहा जाता है, बाकी संख्या को हम अचर बहुपद कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बहुपद के शून्यक, मूल। शून्यक को मूल भी कहते हैं। ये क्या होता है? नोट करके लिखिए, एग्जाम में आता भी है, ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या? जितनी घात उतने शून्यक। ये छोटा सा नोट कॉपी में लिख लीजिएगा। इसका मतलब क्या है? बहुपद की अधिकतम घात जितनी होती है उतने ही शून्यक होते हैं। ठीक है, अगर रैखिक बहुपद है x की घात एक है अधिकतम तो शून्यक एक होगा। द्विघात बहुपद है दो शून्यक होंगे। त्रिघात बहुपद है तीन शून्यक होंगे। ठीक है, चतुर्थ घात वाला है तो चार शून्यक होंगे। उससे ना ज्यादा होगा ना उससे कम होगा, उतने ही होंगे। तो इसीलिए मैंने लिखा है जितनी घात उतने शून्यक। एग्जाम में आ जाता है द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, तो आप लिखोगे दो होते हैं। रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? एक होते हैं। त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? तीन होते हैं। ठीक है बच्चों, और एक नोट करके लिख लीजिए, एग्जाम में आता है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं होगा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है, एग्जाम में आता है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है, द्विघात बहुपद का जो ग्राफ का नाम होता है, ठीक है, ग्राफ का नाम, उससे हम क्या कहते हैं? परवलय कहते हैं। ये एग्जाम में आता है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। परवलय को अंग्रेजी में कहते हैं पैराबोला। ये जो चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये एग्जाम में आता तो है लेकिन आपके एनसीईआरटी में नहीं है और बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। कि इसका जो चित्र बनता है वो ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। और ये पूरा डिटेल में पढ़ोगे कक्षा 11 में, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा रखी है। ठीक है, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट हो गया ये वाला, लेकिन एग्जाम में ये आता है। द्विघात बहुपद के ग्राफ आकृति का नाम क्या होता है? परवलय होता है, अंग्रेजी में पैराबोला कहते हैं। अच्छा, यहाँ आ जाओ, शून्य क्या होता है ये आपके मन में आ रहा है? तो देखो, मैंने एक उदाहरण लेता हूँ। माना मैंने एक बहुपद ले लिया, बहुपद px, मैंने यहाँ ले लिया x+7 ले लिया। ठीक है, तो शून्य क्या होगा कि x के जगह पे मैं क्या मान रखूं कि इसको ये जीरो बना दे, शून्य बना दे, तो वही शून्य होता है। वही क्या होता है बाबू? शून्य होता है। तो यहाँ लिखते हैं शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या होता है? जो भी बहुपद है उसको जीरो रखो। x+7 बराबर जीरो मान लिया। प्लस का 7 बाबू इधर के क्या हो गया? माइनस का 7। तो ये जो माइनस का 7 है ये हमारा क्या है? शून्य के। x की घात एक थी अधिकतम, तो एक ही शून्य का आएगा, इससे कोई दूसरा नहीं होगा। अब शून्य कैसे है अगर आपको चेक करना है, चूंकि रख के देखो, x की जगह पे क्या रख के देखो? माइनस का 7 रख के देखो। x की जगह पे -7 रखो, रख दिया, 7 में 7 घटाएंगे, आ गया 0। बना रहा है शून्य इसको? बना रहा है शून्य इसको? बिल्कुल बना रहा है।
तो बाबू माइनस का 7 इस शून्य सॉरी इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। शून्यक किसे कहते हैं, एक्स का वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद को शून्य बनाता है, उसे हम शून्यक कहते हैं। एक्स का मान माइनस का 7 यहाँ रख दिया, इसने बहुपद को क्या बना दिया, शून्य बना दिया, तो ये क्या हो गया, शून्यक हो गया। ठीक है, तो कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण लेते हैं, दूसरा उदाहरण। ठीक है, बहुपद में एक ले लेता हूं, बहुपद पी एक्स बराबर ले लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस का 4। एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसका शून्य कितने होंगे, शून्य को की संख्या कितनी होगी बाबू, 2 होगी। क्यों, क्योंकि घात कितनी है एक्स की, 2 है, क्योंकि इसकी घात कितनी है बाबू, 2 है। जितनी घात उतने शून्यक होते हैं। अब आपको शून्यक निकालना है, तो यहां लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या करते हैं, बहुपद को 0 मानते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को अब 0 मान लोगे, है ना, तो माइनस का 4 इधर आगे हो जाएगा प्लस का 4, और 4 का निकल जाएगा वर्गमूल, एक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस 2, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो यहाँ से एक्स का मान आ गया 1 प्लस का 2, और यहाँ से एक एक्स का मान आ जाएगा माइनस का 2। तो ये 2 हमारे शून्य आ जाएंगे, एक प्लस का 2 होगा, एक माइनस का 2 होगा। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप यहाँ रख के देखोगे, एक्स का मान यहाँ 2 रख के देखो 0 बना देगा, एक्स का मान माइनस 2 रख के देखो 0 बना देगा। मैं 2 रख के दिखाता हूँ, P2। ठीक है बाबू, P2 रख के देखते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं एक्स की जगह पर। देखो 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 में से 4 घटाया 0 आ गया। 2 ने इस शून्य को क्या कर दिया, इस बहुपद को क्या कर दिया, शून्य कर दिया। तो ये इसका क्या हो गया बाबू, शून्य हो गया। अब एक्स की जगह पर -2 के रख के देखो, रख दिया -2, तो ये हो जाएगा -2 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग तो 4 होगा, माइनस का वर्ग करने पे क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो 4 में से 4 घटाएंगे, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, सो ये जो चीज़ है 2 भी और माइनस के 2 भी, इन दोनों बहुपद को क्या बना रहा है, 0 बना रहा है। तो ये इसका क्या था बाबू, शून्यक था। अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये सब हमने बेसिक सारा जान लिया, अब हम आएंगे उदाहरण पर। ठीक है, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है 1 नंबर में। इतना ये क्वेश्चन से लिखा होगा, एक चित्र बना होगा, बोलेगा कितना शून्य है बताओ। तो देखो सबसे पहले, आप पहले कक्षा 9 में पढ़ ही चुके हैं, आप ये जानते भी होंगे कि भाई भैया ये एक्स अक्ष होता है, एक्स का मान इधर पॉजिटिव में होता है, इधर एक्स का मान नेगेटिव में होता है, ऊपर वाई का मान पॉजिटिव में होता है, नीचे वाई का मान नेगेटिव में होता है, और ये केंद्र है। तो यहाँ क्या लिखा है, प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर पी एक्स, जहाँ पी एक्स एक बहुपद है, का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, पी एक्स लिखा है, तो एक्स लिखा है, आपको क्या ढूंढना है, एक्स अक्ष में कट पॉइंट। ठीक है, ये ढूंढना है। एक्स अक्ष में जितने कट पॉइंट होंगे उतने ही हमारे शून्यक होंगे। इसमें आ जाइए, ये एक्स अक्ष है, कितने कट पॉइंट है, 1, तो शून्यक कितना होगा बाबू, 1 होगा। ठीक, दूसरे वाले में आ जाओ, कितने कट पॉइंट है, 2 कट पॉइंट है, तो इसमें शून्यक कितने होंगे, 2 होंगे। और इस आकृति का नाम क्या है, द्विघात का परवल है। इस आकृति का नाम क्या है, परवल है। 1 शून्यक है तो रैखिक, 2 शून्यक है तो द्विघात। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसमें कितने कट पॉइंट एक्स में, 1 2 3, तो इसमें शून्यक हमारे हो जाएंगे 3। इसमें देखो एक्स एक्स में कितने कट पॉइंट है, 1, तो इसमें शून्यक हो जाएगा 1। फिर देखो इसमें कितने कट पॉइंट है, 1, तो ये हो जाएगा शून्यकों की संख्या 1, शून्यकों की संख्या 1। फिर आ जाते हैं, इसमें आ जाओ, 1 2 3 4, तो इसमें शून्यक है हमारे 4।
अब हम आते हैं प्रश्नावली 2.1। मैंने बोला ना प्रश्नावली अगर मैं करा था तो प्रश्नावली एकदम छोटू सा है, एकदम छोटू सा है। ठीक है, कह रहे किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिए गए आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम उदाहरण में ऐसा ही प्रश्न हमने किया है। तो एक्स अक्ष में कितने कट पॉइंट है? एक भी कट पॉइंट है नहीं है। वाई में वाई की तो चाहिए ही नहीं अपन को, हमें क्या चाहिए? एक्स वाला चाहिए। एक्स में कोई कट पॉइंट नहीं है तो इसमें शून्यकों की संख्या है 0। इसमें कितना है बाबू? एक कट पॉइंट, एक शून्य है। इसमें 1 2 3, 3 शून्य है। इस वाले में आ जाओ, 1 2, इस वाले में 2 शून्य है। इस वाले में 1 2 3 4, 4 शून्य है। इसमें 1 2 3, इस वाले में 3 शून्य है। तो ये चीज़ तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। ठीक, और इस तरीके से ये जो हमारी प्रश्नावली थी 2.1 वो हमने आराम से सॉल्व कर लिया है, आराम से सीख भी लिया है। तो प्रश्नावली मैंने बोला ना आधा मिनट में खत्म हो जाएगा। मेन चीज़ है बेसिक्स। ठीक है, तो बेसिक्स से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। अगर आप बेसिक नहीं समझोगे तो प्रश्नों को आपको रटना पड़ेगा। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, आसान एक्सप्लेनेशन के साथ, आसान तरीकों से मैंने पूरा गणित सिखा रखा है। एक बार डिस्क्रिप्शन में झांक के देखिए, सब कुछ मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए और इसको बार बार रिवाइज कीजिए। पीयर कॉपी ज़रूर बनाते रहना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट करके मैं ज़रूर बताऊँ। जय हिंद।